हेलो गाइज, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़ एंड एज यू कैन सी आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है 3 5 ईयर जो प्लान्स आए थे हमारे यहाँ पे उनको हमने पढ़ दिया था। बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसको सेकंड पार्ट में आज कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि इंडियन इकोनॉमी में जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी इंपॉर्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में से यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाकर पूछ सकता है। जैसे मेनली अगर इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान से में से आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में से। ठीक है, कि बताओ जी इस प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, बाकी जो अपना ईयर्स हैं, ठीक है, कि कौन सा प्लान कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था, यानी उस प्लान का टाइम पीरियड कौन सा था या कितना टाइम पीरियड था, ये ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको अपने नॉलेज के लिए, नॉलेज बेस के लिए याद रखना है। अदरवाइज एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा भी जाए तो आपको सिंपल सी चीज़ है, आपने 1951 से 5 5 साल करते जाना है। सिर्फ बीच में एक बार प्लान्ड हॉलीडेज आते हैं, ठीक है, थर्ड प्लान के बाद, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे रोलिंग प्लान आता है। तो उन दो प्लान्स को छोड़ के हम देखेंगे तो पूरा टाइम हमारा सीक्वेंस में आ जाता है। ठीक है, तो कल मैंने थर्ड 5 ईयर प्लान तक आपको पढ़ा दिया था। तो आज फर्दर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरे जो जेकेएसएसबी के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है जी, उन सब को फोकस में रख के, उन सब के सिलेबस को फोकस में रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी ऑन दी रो मेनली VLW पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें उसका भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जनरल नॉलेज का जो आपका पोर्शन है, 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, वहाँ पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी एज ए कंपोनेंट है। तो अब 20 मार्क्स का तो टोटल जीएस है, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ, और उसी में इकोनॉमी भी है। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि अगर इकोनॉमी के आप यूट्यूब अदर किसी और चैनल पर आप देखने जाओगे ना, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पूरी इंडियन इकोनॉमी दे रखी होती है। अब आपको पूरी वो 20 में से मान के चलो उसका 2 या 3 मार्क्स का इकोनॉमी में से आएगा, या 2 से 5 नंबर का इकोनॉमी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर कम से कम 60 60 70 70 वीडियोज़ हैं। तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इतना टाइम तो बचा नहीं है, या इतना टाइम तो होता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये सारी दिक्कतें महसूस हुई थी, इसलिए मैं जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे बनाए थे, ठीक है, तो ये वही नोट्स हैं। और आई एम श्योर अगर आपको इस टॉपिक में से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको इन स्लाइड्स में, आने वाली स्लाइड्स में या आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने VLW का कोर्स जो है अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वहाँ का अगर आपको सिलेबस देखा होगा तो सबसे पहले तो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो उस कंपोनेंट को मैं डेली बेसिस पे चलाऊँगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज़ सुबह 7 बजे क्या होगा, रोज़ सुबह 7 बजे हम 7:44 AM पे, ठीक है जी, 7:44, ध्यान देंगे, 7:44 AM के ऊपर आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। करंट अफेयर का वीडियो आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज करंट अफेयर्स जो होते हैं डेली बेसिस पे होते हैं। तो अगर आप डेली का पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो कल से मैं लॉन्च कर रहा हूँ एज ए कंपोनेंट VLW के लिए। ठीक है, VLW है जेके, ये सब इंस्पेक्टर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है। फिलहाल करंट अफेयर्स है, तो इन एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अभी मेरे पास टीम की थोड़ी कमी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही कि आप तक करंट अफेयर्स जो है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप तक पहुंचाए जाएं। ठीक है जी, अब इंडियन इकोनॉमी के बाद हम जो आपका जैसे आपने VLW का सिलेबस देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम पहले तो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपका जो फिजिकल पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो उस तरह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आप सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। उसके लिए एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सीलेंस स्टडीज़। उसके बाद इसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम पे भी एक चैनल है एक्सेलेंस स्टडीज़ के नाम पे, आप उसको सर्च भी करेंगे तो शायद अभी सर्च में नहीं आएगा, बट मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी नोट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ या जो भी नोट्स मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। एक्सेलेंस स्टडीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना है। हमारे पढ़ाने का अप्रोच डियर स्टूडेंट्स ये है कि जैसे मैं अभी इकोनॉमिक प्लानिंग ये यानी 5 ईयर प्लान्स करा रहा हूँ, ये जब मेरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसके एंड पे मैं कम से कम 100 या 200 क्वेश्चंस का एक MCQ टेस्ट दूंगा आपको, जिससे आपको जो रहे सही कसर जो होगी, ठीक है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह का अप्रोच है, ठीक है। तो आपका जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, और ऐसा कोर्स करवा दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में 110% सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हमने क्या कहाँ से शुरू करना है? आज हमने डियर स्टूडेंट्स शुरू करना है 4th 5 ईयर प्लान से। 4th 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हालांकि आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था स्टार्ट 1951 से लेके 56 तक। दूसरा हुआ स्टार्ट 56 से लेकर 5 साल आप ऐड कर दो तो 61 या हाँ 61 तक, 61 62 तक। और थर्ड प्लान है 61 से फर्दर 65 66 तक, ठीक है। ये डेट्स आप देख लेना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, हमारा मेन फोकस रहा एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। मेन फोकस हमारा रहा एग्रीकल्चर के ऊपर, और ये प्लान जो था हमारा सक्सेसफुल प्लान था। सेकंड प्लान में हमने क्या किया कि हमें लगा कि हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल सेट हो गया, तो हमने इसके ऊपर फोकस नहीं दिया, हमारी प्रायोरिटी इंडस्ट्री बन गई। तो हमने सेकेंड प्लान में किसके ऊपर फोकस किया? इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश वगैरह किया। हालांकि हमें उसमें इतनी खास सफलता नहीं मिली, ठीक है। जो हमारे टारगेट्स थे वो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि 56 में एक हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर दी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, वो लागू कर दी। और थोड़ा बहुत हैवी इंडस्ट्री को हमने एस्टेब्लिश भी कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे कुछ स्टील प्लांट्स वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश किए। अब उनका फ़ायदा हमने अभी इन्वेस्टमेंट किया, उसका फ़ायदा हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड 5 ईयर प्लान से के दौरान हमें कुछ जब थर्ड 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें लगता है कि हमारे इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर भी सेट हो गया, हमारी इंडस्ट्री भी सेट हो गई। अब जैसे हम टेक ऑफ स्टेज पे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम किस स्टेज पे होते हैं? हमारी इकोनॉमी किस स्टेज पे होती है? टेक ऑफ स्टेज पे, कि बस अब हमने अपना एग्रीकल्चर भी सेट कर लिया, इंडस्ट्री भी सेट कर दी, अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा होगा भाई साहब। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ यहाँ पे अनफेवरेबल या अनइवन इंसिडेंट्स हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इंसिडेंट हमारे पास होता है 1962 में इंडो चाइनीज़ वार, ठीक है, जिसको इंडो सिनो वार भी कहते हैं। तो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरी बार हमारे के साथ क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हो गया। और ये 65 और 66 के दौरान यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गई। हालांकि इसके बाद जो हमारे पास एनुअल प्लान्स आए, एनुअल प्लान्स में हमने क्या किया? एनुअल प्लान्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 200 से 250% तक उसमें वृद्धि आई, उसमें बढ़ोतरी आई। लेकिन उसके फ़ायदों के साथ साथ कुछ कुछ नुकसानात भी थे, ठीक है। उस चीज़ को हम फिलहाल साइड पे रखते हैं। तो सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान में अब हमारा फोकस कहाँ पे जाना चाहिए था? लॉजिकली तो हमने देखा कि हमने अपना एग्रीकल्चर को भी फोकस किया था पहले में, सेकंड में इंडस्ट्री में किया। तो थर्ड में हम क्या था, टेक ऑफ स्टेज में थे। तो हमने अभी सोचा ही था कि हम चलो ठीक है, जो हमारा पहला हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम हमें उसका आउटकम मिलेगा और हम फर्दर उस पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया था, सिंपली हमने मतलब सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश की थी। सेल्फ रिलायंट होने का डियर स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यहाँ पे यूटिलाइज करके नेशनल डेवलपमेंट, मतलब नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट में हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि जब वॉर्स वगैरह होती हैं, हमारे यहाँ पे वॉर्स वगैरह हो जाती हैं, 2 वॉर्स हम भारत उस दौरान लड़ता है, तो ज़रूरत हमें पड़ती है कि डिफेंस,
डिफेंस, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की। अब यहाँ पे हम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, यहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है, तो हमारे जो फॉरेक्स अब एक तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज वगैरह जब सेट की थी, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा था। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारा फॉरेक्स खाली हो गया था, ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली हो गया था। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए, अच्छा हाँ, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका निधन हो जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एज ए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, लेकिन उनका भी कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में उनका भी निधन हो जाता है। तो भारत के हालात थोड़े बहुत ख़राब हैं। अब जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इंदिरा गांधी के बारे में आपको बता दूं कि वो एक विजनरी लीडर है, ठीक है, एक विजनरी और एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लीडर है। बोल्ड लीडर है इन द सेंस कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसी लीडर है कि उनको जो फैसला लेना है वो फैसला उनको लेना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्लान वाज द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो तो पहले जो 3 प्लान्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसने इंट्रोड्यूस किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने उनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको किसने किया? इंदिरा गांधी ने उसको इंट्रोड्यूस किया। चलो देखते हैं सिचुएशन क्या है इस दौरान, क्योंकि जब तक हमें सिचुएशन का पता नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, भूख, ठीक है, तो आप उसका सोल्यूशन क्या निकालोगे? खाना। ठीक है, कि आपको खाना, खाना कहाँ, कहीं से भी आपको खाना मिलना चाहिए। तो हमारे पास उस टाइम पे हम अगर देखेंगे कि हमारे पास सिचुएशंस क्या क्या थी, तो आपको ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। सिचुएशन ये थी कि एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। पॉवर्टी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी वर्किंग एज ग्रुप है, जब हमारा वर्किंग एज ग्रुप को कम से कम, मतलब जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के मतलब जितना उसको इनकम चाहिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, वो इनकम उसको ना मिले तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। तो हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? पॉवर्टी बढ़ेगी। और जब पॉवर्टी, ये सब चीज़ें होगी तो प्राइस इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, प्राइसेस अनस्टेबल हो जाएंगी। प्राइसेस अनस्टेबल हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखते हैं कि 1971 में इंडिया को एक बांग्लादेश के फेवर में हमें एक पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, एज द इंडो पाकिस्तान वार, कि इन ये सारी परेशानियां तो थी ही थी। इस परेशानी के साथ साथ हमारे पास एक और परेशानी सामने आ गई, वो थी इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971। ये वार हमने क्यों लड़ी थी एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद, पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए हमने पाकिस्तान से वार लड़ी थी। ठीक है, जिसके बाद हमने मतलब बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो गया था। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वार जिसको हम कह सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, डियर स्टूडेंट, जब फोर्थ 5 ईयर प्लान है तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखें। पहले तो एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी बढ़ गई है, पॉवर्टी की वजह से प्राइसेस अनस्टेबल हो गई हैं, प्राइसेस अनस्टेबल होने की वजह से इन्फ्लेशन हो गई। ये परेशानियां तो हैं ही हैं, साथ में एक वॉर भी लड़ना पड़ता है 1971 का। अब ये देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम्स है, इनके सोल्यूशन के लिए क्या प्लान लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि प्लान्ड हॉलीडेज़ के दौरान, ठीक है, जब थर्ड 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ था, तो हमारे यहाँ पे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, उनका निधन हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। इंडो चाइनीज़ वार, पाकिस्तान वार, उसकी वजह से इंडियन इकॉनमी पूरी लड़खड़ा जाती है, जिसकी वजह से हमें प्लानिंग नहीं करते। अगले 5 सालों की प्लानिंग को हम क्या कर देते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं, और हम इनकी जगह एनुअल प्लान्स लाते हैं। एनुअल प्लान्स का मतलब ये है कि हम एक एक साल के टारगेट सेट करेंगे और उनको अचीव करेंगे। तो ये जो बीच में हमने जो 5 ईयर प्लान मिस कर किए थे, वहाँ पे एनुअल प्लान्स आए थे, और उन एनुअल प्लान्स को जो थर्ड और फोर्थ के बीच में, डियर स्टूडेंट्स, दो जगह ऐसा आपको मिलेगा जब आपको 5 ईयर प्लान्स के बीच में
हमारे ये मिस हो जाते हैं और हम यहाँ पे एनुअल प्लान्स लाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में एनुअल प्लान्स थे उनको हम क्या बोलते हैं। तो जो थर्ड और फोर्थ के बीच में था वो प्लान्ड हॉलीडेज उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडेज। तो इस दौरान प्लान्ड हॉलीडेज के दौरान इंडिया ने क्या देखा है, इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा है। ठीक है, इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा। फिलहाल इस चीज़ को आप मद्देनजर रखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हमने उस टाइम पे क्या देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी बूस्ट हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एग्रीकल्चर कम से कम 200 से 250 या 300% तक हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे। ठीक है जी। दूसरा हमने देखा था कि इंदिरा गांधी, जैसा मैंने आपको कहा कि इंदिरा गांधी एक बहुत बोल्ड लीडर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 14 मेजर बैंक्स को, इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। अब जब हम बैंक्स को नेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, हमारे पास हम बैंक्स को नेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। ठीक है। इंडिया फॉट ए थर्ड बैटल विद पाकिस्तान, दिस टाइम हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। द रिसोर्सेज, यहाँ पे ये देंगे डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन पे आप ध्यान देंगे। हमने जो वॉर लड़ी 1971, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो पिछले ईयर्स का प्रॉफिट था, उसूल तो ये है, प्रिंसिपल तो ये है कि मेरे पास जो भी ये मैंने इन्वेस्ट किया, ये मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, इससे मेरी इनकम हुई, ये मेरी इनकम हुई। ठीक है, जिससे ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट के बराबर ये पैसा और ये मेरा सरप्लस है। ये क्या है, ये मेरा सरप्लस है, ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा है, जिसको मैं क्या करूँगा, फर्दर इन्वेस्ट करूँगा। मतलब उसूल तो ये कहता है कि इसको मैं फर्दर इन्वेस्ट करूँगा। तो ये जो पैसा हमने फर्दर अपने डेवलपमेंट के लिए बचा के रखा था, तो जो हमें 1971 का वॉर लड़ना पड़ा, तो ये पैसा हमारा सारा का सारा वॉर एफर्ट्स में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई परेशानी, अगर आपको कोई परेशानी है तो बता दीजिए। इसी दौरान हमें क्या होता है कि इंडिया आल्सो कंडक्टेड द स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान हमें क्या किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वाज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 18 मई 1974। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ध्यान मैं थोड़ा पीछे लेना चाहूँगा। जब मैंने आपको कहा थर्ड ईयर प्लान, ठीक है, थर्ड ईयर जब हमारा प्लान आता है तो हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और चाइना का हम पे क्या होता है, चाइना वो हम हमारे ऊपर थोड़ा एग्रेशन शो करते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की। तो इसी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया ने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। कब, 18 पे 1974 में, वो भी इसी दौरान किया। अब क्या हुआ, हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ थी, जहाँ पे हमें डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे हमें ये पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ रहा था, ये अब हमें आर्म्स के ऊपर, एम्यूनिशन के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है। द बॉम्ब वाज डिटोनेटेड ऑन द आर्मी बेस पोखरान टेस्ट रेंज इन राजस्थान बाई इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये स्माइलिंग बुद्धा क्या है, जब यूएस मिलिट्री ने अपना 7th फ्लीट डिप्लॉय किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने क्या किया था, एक स्माइलिंग बुद्धा, एक जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये चीज़ आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरी चीज़, इसी दौरान क्या होता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान क्या होता है, ऑयल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस हो जाते हैं। द 1973 ऑयल क्राइसिस कॉज्ड ऑयल एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस टू राइज, रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। तो इस दौरान हमें इन्फ्लेशन भी देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन डियर स्टूडेंट्स क्यों देखने को मिलती है कि 1973 का ये ऐसा दौर है कि जब ऑयल क्राइसिस हो गए थे। अब मैं आपको ये एक चीज़, आपको पता होगा कि अगर हमारे इंडिया में आज भी क्या होता है कि पेट्रोल के प्राइसेस या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जब प्राइसेस डियर स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो इस टाइम पे हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत इन्फ्लेशन के दौर से भी गुजरा। ठीक है, हमारा इस टाइम पे टारगेट ग्रोथ किया था 5.7%, लेकिन हम क्या ग्रो हम क्या हमने जो अचीव कितना किया, सिर्फ 3.3%। अब हमारा, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमारा सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो वो सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और अब ये फोर्थ 5 ईयर प्लान सब के सब फेलियर है।
सब के सब फेलियर हैं। फेलियर क्यों है उनका रीज़न मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ। कभी इंडिया के पाकिस्तान के साथ वार हो रही है, कभी चाइना के साथ वार हो रही है, कभी जो हमें पैसा अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए वो हमें अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कभी ये ऑयल क्राइसिस हो जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये प्लान भी हमारा बिल्कुल डिजास्टर हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ आई। However, the Indo-Pak War, the independence of Bangladesh, and the problem of Bangladesh refugees, successive monsoon failure, and the Asian oil crisis 1973 harmed the plan's objective. तो मैंने कहा कि हमारा ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये फेल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये फेल हो जाता है। हमारा टारगेट है 5.7% की ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन होती है 3.3% की। क्यों होती है डियर स्टूडेंट्स? ये होती है बिकॉज हमने इस टाइम पे पहले तो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान से वार लड़ा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि उस टाइम पे मानसून भी फेल हो गया था, ठीक है। मानसून फेल नहीं हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर भी फेल हो गया। अब एग्रीकल्चर के फेल होने के साथ साथ एशियन ऑयल क्राइसिस हुए थे 1973 में, जिसकी वजह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाहते थे, उनको हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो हमारा प्लान था ये एक बिग डिजास्टर था, बिग फेलियर था, ठीक है। अब हमारा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा प्लान है अभी हमारा? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब शुरू होता है? 1974 से 1979 तक। इट proposed टू अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस 5 ईयर प्लान से, फिफ्थ 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो क्वेश्चन ये रहेगा कि बताओ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी गरीबी हटाओ, कौन से 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। इट प्रपोज टू अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस तो आप देख लीजिए, सेल्फ रिलायंस तो हर एक प्लान के अंदर है। मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी प्लान स्टार्ट होते हैं 1951 से लेकर 1990s तक, इनके ऊपर हमारा जो ये सेल्फ रिलायंस वाला गोल है ये तो एक मतलब फिक्स है कि ये हर प्लान के अंदर है। उसके बाद मैंने आपको 1950 के बाद ये गोल कैसे चेंज हुआ या इस गोल के क्या नुकसान थे वो मैंने आपको पहले बता दिया है इंट्रोडक्शनरी वीडियोस में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का? गरीबी हटाओ। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब हमने गरीबी हटानी है। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारे पास जो हमारा डिजास्टर हो गया, हमारे सामने कुछ परेशानियां होगी, ठीक है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसमें हम ये सारी की सारी परेशानियां हैं, ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, इनको दूर करें, ठीक है। देख लीजिए, प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। क्या करना है कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग वर सीन एज की इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमारे फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपको क्या बताया था मैंने? फोर्थ 5 ईयर प्लान में बताया था कि एक तो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी। पॉवर्टी जब अभी हमारे पास फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सबसे बड़ी परेशानी ये देख लीजिए कि हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है पॉवर्टी। हमें गरीबी को ख़त्म करना है, इसलिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव यही है कि गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ। अब इस गरीबी को हटाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम हाई रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव कर सकें। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग, यानी हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे सामने इशू क्रिएट हुआ है उसको टैकल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, इस प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव फिफ्थ 5 ईयर प्लान का था वो था गरीबी हटाओ, ठीक है। इस प्लान का टारगेट ग्रोथ क्या था? 4.4%, और एक्चुअल ग्रोथ हमने क्या देखा? 4.8%। यानी अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेस था, उसके बाद सारे फेल हो गए, और फर्स्ट टाइम हमें ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखने को मिला है कि जो हमने टारगेट सेट किया था हमने उससे ज़्यादा अचीव किया, ठीक है। द प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978 इंस्टेड ऑफ 1979। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये प्लान जब जो था, मैंने आपको क्या कहा कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो 1974 से 1979 में 1979 तक
था इसका टाइम पीरियड। लेकिन हमें क्या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि ये प्लान हमें 1978 तक ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रोलिंग प्लान का जिक्र आएगा, ठीक है। ये जो प्लान है, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, ये हमें टर्मिनेट कर देना पड़ता है कब, 1978 में, जबकि इसको टर्मिनेट होना था, ख़त्म होना था 1979 में। अब यहाँ पे 1978 में जब ये ख़त्म होता है तो 1978 से 80 तक क्या होता है, रोलिंग प्लान आते हैं, यानी फिर एनुअल प्लान आते हैं। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था कि थर्ड और फोर्थ के बीच में जो ब्रेक था उसको क्या बोलते हैं, उन एनुअल प्लान्स को क्या बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडे। और डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बीच में जो ब्रेक आता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड। देयर वर टू सिक्स्थ प्लान्स, मतलब मतलब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान्स जो थे, ये दो दो प्लान थे। रीज़न यहाँ पे क्या था, वन बाई जनता गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की आने की वजह से जो इंदिरा गांधी की सरकार है वो चेंज हो जाती है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो कहा था कि 1974 से जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो कब तक था, 1974 से 79 तक, ये इंदिरा गांधी का प्लान था। लेकिन 78 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार जो है क्या हो जाता है, गिर जाती है। तो यहाँ पे जो दूसरी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वो इनके प्लान को, 5 ईयर प्लान को भी क्या कर देती है, 5 ईयर प्लान को भी ख़त्म कर देती है और अपने प्लान्स लाती है, ठीक है। जनता दल यानी जनता गवर्नमेंट जो थी, तो उन्होंने दो प्लान्स इस टाइम पीरियड में हमें टू 5 ईयर प्लान्स देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये कि जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके 5 ईयर प्लान को सस्पेंड करके जनता दल ने अपना प्लान लाया, ठीक है। फिर वापस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब पावर में आती है तो वो ये मतलब ये जनता दल, सॉरी, जनता गवर्नमेंट का जो ये प्लान है उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि टू सिक्स्थ प्लान आए, ठीक है। तो ये जो प्लान है, ये जो मैंने आपको बोला दो प्लान्स यहाँ पे आए, तो वो प्लान जिसको जनता दल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उसको क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान को क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। एंड द अदर बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, व्हेन इट रिटर्न टू पावर। मैंने आपको ये पहली चीज़ बता दी कि पहला तो जनता गवर्नमेंट का था, और दूसरा जब कांग्रेस वापस पावर में आ जाती है तो उन्होंने अपना वापस से प्लान लाया। लेकिन इन प्लान्स में भी जो जनता दल का जो प्लान था उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। The meaning of rolling plan was that now every year the performance of the plan will be assessed and a new plan will be made नेक्स्ट ईयर बेस्ड अपॉन दिस असेसमेंट। ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। क्यों, जब जनता गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम है, ये जो 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम है इंडिया में, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसकी जगह हम क्या लाएंगे, एनुअल प्लान्स लाएंगे, यानी जो कि बेस्ड होंगे एक साल के ऊपर, ठीक है। एक साल के हम कुछ टारगेट्स सेट करेंगे। अगर हम उन टारगेट्स को अचीव करते हैं तो इस ईयर की जो जो भी हमारा प्लान है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे आउटकम्स हैं, उनको असेस करके, ठीक है, जो भी इसके ड्रॉबैक्स हैं उनको असेस करके जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है प्लान वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये जनता दल के जो उनने एनुअल प्लान लाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 ईयर प्लान्स की को हमें रिप्लेस करना चाहिए एनुअल प्लान्स के साथ। जिससे क्या होगा कि हमारे पास एक साल का टाइम होगा, तो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए सिर्फ एक साल का टाइम है। एक साल के टाइम के अंदर हम अगर अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड। जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसी प्लान्स के असेसमेंट करेंगे कि हमें क्या पाया, हमने क्या खोया, हमें इसमें क्या खूबियाँ थी, इसमें क्या खामियाँ थी। तो उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बेस क्या हमने करना था, नेक्स्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस करने थे। डियर स्टूडेंट्स, इन द रोलिंग प्लान देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। रोलिंग प्लान में थ्री काइंड्स ऑफ, अब जनता गवर्नमेंट जब आती तो उनको लगा कि हम एक लंबे समय तक गवर्नमेंट में रहेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन अगर वो लंबे समय तक गवर्नमेंट में रहते तो उन्होंने अपने रोलिंग प्लान में तीन किस्म के जो है प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला प्लान तो ये था कि फर्स्ट इज द प्लान फॉर द करंट ईयर, जो मैंने आपको कहा कि एक साल के लिए आप प्लान बनाओ, ठीक है। फिर उसके जो फेलियर्स हैं या अचीवमेंट्स हैं उनको एसेस करके नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से प्लान बनाओ। दूसरा था सेकंड इज अ प्लान फिक्स्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। दूसरा ऐसे प्लान्स जो ऐसे टारगेट्स जो मोर देन 1 ईयर के लिए सेट किए जाएंगे, यानी वो हो सकता है मे बी वो 3 ईयर्स हो सकता है, 4 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ समझिए कि जो रोलिंग प्लान है उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली तो ये पहली कैटेगरी तो डियर स्टूडेंट्स ये है कि एक साल के लिए हमने टारगेट्स
सेट करने हैं, उनको अचीव करना है। दूसरे कुछ ऐसे टारगेट्स होंगे जिनको हमें मोर देन 1 ईयर, मे बी 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 4 साल या 5 साल। तो हमें कुछ ऐसे टारगेट्स रखने होंगे जिनको हमने 2, 3, 4 या 5 साल में अचीव करना है। और जो थर्ड है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए हमें मतलब कुछ ऐसे प्लान्स की हम जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अचीव कर रहे हैं, जैसे मे बी वो 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है या 20 साल। ठीक है? तो यहाँ पे रोलिंग प्लान में आपको ये चीज़ समझनी है कि रोलिंग प्लान जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने अपने प्लान्स को 3 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया कि पहले तो एनुअल प्लान्स आएँगे, फिर कुछ फिक्स्ड टर्म के लिए जैसे 2, 3, 4 साल, और फिर कुछ होंगे लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो ये कुछ उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे, गोल्स रखे जिनको उन्हें इस टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना था। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइम पीरियड में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है? कब? 1978 में। हमारा जो ये 5th 5 ईयर प्लान है वो 79 में ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन 78 में सस्पेंड हो जाता है। 78 में हम रोलिंग प्लान आ जाता है। और 78 में एक और चीज़ होती है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है? इसका क्या फंक्शन था? इट वाज ए मेजर मैकेनिज्म फॉर द एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। ठीक है? यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो आपको रूरल पॉवर्टी को, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ये है, गरीबी हटाओ। तो इसका आईआरडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव, इसका कुछ इस तरह से मैकेनिज्म सेट किया गया कि आप पहले तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है? जो पुअर हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है? पुअर जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर कीजिए, और फिर उनका अपलिफ्टमेंट कीजिए। उनके अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सकता है? डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कुछ सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं, जो हम जब हम पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बता दूँगा। फिलहाल अभी आप इतनी चीज़ें ये चीज़ याद रखें कि हम कुछ ये जो आईआरडीपी था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको रूरल एरियाज की पॉवर्टी यानी पोवर को मतलब आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनको उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो इसका मैकेनिज्म या इसका ऑब्जेक्टिव, आईआरडीपी का ऑब्जेक्टिव यही था। एग्जामिनर आपसे दो चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बार एब्रीविएशंस आती हैं कि बताओ आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो है कि आईआरडीपी को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 1978 में। समझ में आ गया यहाँ पे? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं सिक्स्थ प्लान पे। सिक्स्थ प्लान कब शुरू होता है? 1980 से 85 तक। 1980 से 85 तक मैंने आपको बताया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है 78 में ख़त्म हो जाता है। 78 से लेके 80 तक 2 साल के लिए जो है जनता दल अपना प्लान लाती हैं। ठीक है? 78 79 में जनता गवर्नमेंट ने अपना प्लान लाया। ठीक है? जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं। फिर जनता गवर्नमेंट भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो वापस पावर में आ जाती है, और वो जनता गवर्नमेंट का जो प्लान था उसको डिसबैंड कर देती है और अपना प्लान लाती है। ठीक है? अपना प्लान लाती है, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ प्लान, जो है 1980 टाइम पीरियड है उसका, 1980 से 85 तक। द प्लान फोकस्ड ऑन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, modernization of technology, ensuring a continuous decrease in poverty and unemployment through schemes for transforming skills and sets IRDP and controlling population explosion etc. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा? हर जब आप सिक्स्थ 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं ना, तो आपने अपने दिमाग के बैकग्राउंड में फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रखना है, उसके गोल्स को रखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को रखना है, उसकी अचीवमेंट्स को रखना है। ठीक है? यहाँ पे जो प्लान है इसका फोकस, अब यहाँ पे देखो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे हम कहा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना हमने स्टार्ट कर दिया। प्लान क्या है? टू इंक्रीज नेशनल इनकम। तो मतलब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए? अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करके, इंश्योरिंग ए कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी। ठीक है? पॉवर्टी को कम करके, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके। ठीक है? और आईआरडीपी जैसे हमने प्लान्स वगैरह सेट कर दिए, जिससे हमें क्या होगा? हमें रूरल पोर को आइडेंटिफाई करके उनको अपलिफ्ट करना है। तो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अपने नेशनल इनकम को बूस्ट करना है थ्रू मॉडर्नाइजेशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके। ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉडली द सिक्स्थ प्लान, यहाँ पे देखिए, ब्रॉडली द सिक्स्थ प्लान कुड बी टेकन एज ए सक्सेस। ठीक है? ये हम सक्सेस कह सकते हैं। क्यों? एज मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर रियलाइज्ड इवन दो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 1984-85
Many parts of the country faced severe famine condition and agriculture output was less than the record output of the previous year. अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस प्लान के दौरान 84-85 में फेमाइन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अगेन फूड क्राइसिस, ठीक है, फूड क्राइसिस हो जाता है। हमारे एग्रीकल्चर का आउटपुट, वैसा फूड क्राइसिस तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट जैसा होना चाहिए था वैसा आउटपुट नहीं हो सकता। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी हम ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाता है। हमने इस टाइम पीरियड में 2.4% ग्रोथ का टारगेट जो है सेट किया था, लेकिन 5.7% हमने अचीव कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सक्सेस, सेकंड फेल, थर्ड फेल, फोर्थ फेल, फिफ्थ सक्सेस और सिक्स्थ भी हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे हम प्लान्स हमारे सक्सेसफुल रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ग्रोथ, अब देखो जैसे 5.2% की ग्रोथ हमने सेट की थी, लेकिन हमें 5.7% की ग्रोथ मिली। ये जो ग्रोथ है हालांकि हमारे सेट टारगेट से तो ज़्यादा ही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मज़ा तो तब है कि ये 5.2 हम सेट करें और 6.2 अचीव करें, ठीक है। तो ये इसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल जिसको आप देखें, कहने का मतलब ये है कि हम बेशक या तो हमारी ग्रोथ हो ही नहीं रही है या फिर बहुत कम स्तर, लो स्तर पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 7th 5 ईयर प्लान है जो है 1985 से 90 तक। द प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी विद ए फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। The plan was very successful as the economy recorded a 6% growth rate against the target 5%, with the decade of 80s struggling out of the Hindu rate of growth, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो भी हमने टारगेट सेट किए थे, हमारा टारगेट था कि हम 5% जो है ग्रोथ इस साल इस 5 ईयर प्लान में अचीव करेंगे, लेकिन हमारी एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, 6% ग्रोथ जो है हम अचीव करते हैं। हालांकि हालांकि हमने वहाँ पे हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखा कि सॉरी 6th 5 ईयर प्लान में देखा कि हमारे यहाँ पे फेमाइन हो गया है। हमारे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता था, जिस तरह से प्रोडक्शन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे देखा था, उसके बाद वो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके अपने रीजंस हैं, उसको कभी फुर्सत मिलेगी तो अलग से बताएंगे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद जो हमने 7th 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, उनको हमने अचीव किया, ठीक है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमें 5.2 का टारगेट सेट किया और हमें मिल रहा है 5.7 का। मज़ा जब तब है कि हम 5% का रखें और 6% का मिले। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में या हमारी जीडीपी में या हमारी नेशनल इनकम में एक सडन ग्रोथ होता है। इससे पहले हमारा जो ग्रोथ जो हमारा ग्रोथ था, ठीक है, या जो हमारी जिसको हम क्या बोलते हैं, हम के स्ट्रगल कर रहे थे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो जो हमने देखा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमने देखा, या सिक्स्थ में भी हमने देखा, जिस ग्रोथ रेट से हम बढ़े थे उस ग्रोथ रेट को हमने एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम उस हिंदू ग्रोथ रेट से बाहर आके हमने एक मतलब रिकॉर्ड ग्रोथ रेट हमने अचीव किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हिंदू ग्रोथ रेट, तो हिंदू ग्रोथ रेट को आप कॉम्युनल मत कर दीजिएगा। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब होता है ग्रोथ रेट वाज अ टर्म यूज डिस्पैरिंगली इन टू इंडिकेट द लो ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर मोर देन 3 डिकेड्स, ठीक है। जो हम देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान से लेके 80s तक जो हमने ग्रोथ की थी, वो बहुत कम ग्रोथ हमने अचीव की थी, ठीक है। जो हमने ग्रोथ हमें चाहिए थी वो तो हमें नहीं मिल पाई। तो ऑन एन एवरेज हमने सिर्फ 3 या 4% के अराउंड, ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ, ऑन एन एवरेज हमने 4% या 3% या 4% के अराउंड हमने ग्रोथ जो है वो अचीव की थी। तो उसी लो ग्रोथ रेट को, ठीक है, उसी लो ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को कंफ्यूज मत करना है। 8th 5 ईयर प्लान, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने जब आपको इंट्रोडक्शनरी पार्ट में आपको दो बताया था कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और फिर 90s के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था।
यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ी-सी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा वो है 7th 5 ईयर प्लान तक। 7th 5 ईयर प्लान तक आपको अच्छे से याद रखना है और साथ में ये 8th 5 ईयर प्लान भी याद रखना है। मतलब कि अगर आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, ठीक है? अगर 5 ईयर प्लान वाले इस टॉपिक में से पूछेगा तो वो पूछेगा 1st से लेके 8th 5 ईयर प्लान तक। और अगर फिर ज़्यादा इसको टफ करना होगा यानी इजी मॉडरेट से लेंथी लेना होगा तो 8th से 12th तक पूछ सकता है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं उसको मैं स्किप करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोडक्शनरी वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हमने किस तरह से स्ट्रगल किया, मैंने आपको पहले बताया कि 1950s से लेके और 1990s तक हमारी इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उनके अलग-अलग, जैसे फर्स्ट टाइम हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकंड टाइम हमें किस पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया, थर्ड टाइम हमें ना चाहते हुए डिफेंस पे जाना पड़ा। वैसे-वैसे अलग-अलग चीज़ें हमें घटनाक्रम देखने को मिला। फिफ्थ में हमने गरीबी को हटाया। लेकिन हर एक प्लान के अंदर एक जो चीज़ थी, वो चीज़ थी सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना। दूसरा इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें इंपोर्ट के ऊपर, हमें एक्सपोर्ट तो करनी है लेकिन इंपोर्ट को कम करना है। इंपोर्ट को कम करने का मतलब ये है कि हमें जो फॉरेन गुड्स है, हमें फॉरेन गुड्स को कम करना है, फॉरेन गुड्स को कम करना है। फॉरेन गुड्स को हम कम करेंगे तभी तो हम अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे पाएंगे। लेकिन हमें क्या होता है कि नई हमारे कुछ जैसे जितने भी मैंने आपको बताया, जैसे हमने 1971 का वार हो, 62 का वार हो, 65 का वार हो, ठीक है, फिर 65 66 का ड्रॉट हो, फिर लास्ट टाइम हमने 73 के अराउंड हमने फेमाइन की कंडीशन देखी, ठीक है। 71 में बांग्लादेश जब आज़ाद होता तो वहाँ से बहुत सारा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स यहाँ पे आ जाता है, रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे रेफ्यूजीज़ आ जाते हैं तो यहाँ पे वापस से फूड शॉर्टेज हो जाता है। 1971 से 80s की बात कर रहा हूँ, 80s तक की बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास फूड शॉर्टेज हो जाता है। अब इससे पहले हालांकि हमने एग्रीकल्चर में अपने ग्रीन रेवोल्यूशन देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने 200 से 300% तक हमने उसमें अपना डेवलपमेंट की है, ठीक है, ग्रोथ की है। लेकिन स्टिल हमारे 1971 में जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज फिर से आ जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सबसे बेसिक नीड तो ये थी कि उनको फूड की शॉर्टेज हो जाती है। जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या चीज़, हमें इवन की फूड ग्रेन्स तक इंपोर्ट करने पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें व्हीट एंड राइस तक क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें उनको जो पेमेंट करना होता है वो हम करते हैं फॉरेक्स से, अपने फॉरेक्स रिजर्व से पेमेंट करते हैं। और 80s तक आते आते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो चुके थे। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि वो हमें सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक, 14 दिनों तक सस्टेन कर सकता था, सर्वाइव कर सकते थे हम उसके ऊपर। अगर हम वहाँ पे सर्वाइव, मतलब 2 हफ्ते अगर वो हमारा पैसा खत्म हो जाता तो हमारे बुरी हालत हो जाती, ठीक है? हमारे हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या होता है, 1990s में हम आते हैं, तो हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने 1973 में क्या देखा, ऑयल क्राइसिस, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल क्राइसिस देखा है। अब हमारा जो पेट्रोल या हमारा जो ऑयल जो है हम इम्पोर्ट कहाँ पे करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ से करते हैं। अब यहाँ से जब यहाँ पे हमारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीज़ल की कीमतें बढ़ गई, तो हमारी जो अदर कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है हर तरफ से हम घिर चुके थे, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म हो चुका था। इंडिया उस टाइम पे क्या जाता है, इंडिया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास और वर्ल्ड बैंक के पास। कहता है जी हमें $7 बिलियन का लोन दे दीजिए। देखो हमारे, हम भीख माँगने की कगार पे आ गए हैं। भी हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हम भीख माँगने की कगार पर आ गए हैं, ठीक है? हम इन 2 इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, तो इनसे भीख माँगने लगते हैं कि हमें $7 बिलियन का लोन दीजिए। अब जब ये कंट्रीज़ देखती हैं, मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि
ये इन्होंने देखा कि ठीक है हम इनको $7 बिलियन पैसे ये जो है अमाउंट ये तो देंगे, लेकिन यार ये कंट्री की इतनी ख़राब हालत है, इसकी इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसी है, इंट्रोवर्ट है यानी सेल्फ रिलायंस मीन्स कि इंपोर्ट को हमने बंद कर दिया है, ठीक है? इंपोर्ट को हमने बंद कर दिया तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए उस तरह से नहीं ग्रो करेगी, ठीक है? हमारी नेशनल इनकम ऑब्वियसली कम होगी, तो आपको कोई लोन क्यों ही देगा जब आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, है ना? आपको कोई लोन क्यों ही देगा? लेकिन ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, हमने इसी टाइम पे देखते हैं शायद 1995 में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का गठन हो जाता है, ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक का ऐसा मतलब ऐसा उसका ऐसा भी नहीं है कि भाई ये कंट्री को डेवलपमेंट की ज़रूरत है और आप इसको लोन की ज़रूरत है और ये वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ है इनको लोन नहीं देगा। अब इस कंट्री को ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, डेवलप तो करना है, लेकिन भाई ये जब आपको लोन देंगे तो इनको रिटर्न भी तो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है इंडिया, हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करेंगे। तो हमारे वहीं पे हम देखते हैं कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अच्छे से समझ जाइएगा वहाँ पे, ठीक है? तो हम यहाँ पे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 1990 में कंडीशन हमारी ये थी, हमें लोन तक लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। फिर हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि आप हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्लान होगा वो इसी के ऊपर बेस होगा। इस इट्स ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1992 टू 97 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। पर पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, तो इन्होंने ये प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को खोल दो। यहाँ पे इससे पहले सिर्फ इंपोर्ट होता था, सॉरी एक्सपोर्ट होता था। हम हमारा फोकस इसी चीज़ पे था, इंपोर्ट हमें मजबूरी में करना पड़ा था। फोकस यही था कि एक्सपोर्ट, हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि हमें अपनी इकोनॉमी को खोल देना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं कि एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है। हम इस कंट्री को सिर्फ बेचे जा रहे हैं, इस कंट्री को सिर्फ बेचे जा रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। लेकिन जब हम अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे, इकोनॉमी को खोलने का मतलब है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट को भी अलो करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट को भी अलो करेंगे। हमने उस टाइम पे इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस या हैवी मतलब कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई थी। तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत क्या हुआ कि हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, यानी अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर दिया। दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे दूसरी चीज़ ये की कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डियर स्टूडेंट्स होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? एलपीजी में एल को मैंने समझा दिया। अब एल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन में लिबरलाइजेशन में दूसरी चीज़ क्या थी? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लाओ, ठीक है? अपनी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करो और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करो, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किलफुल बनाओ, ठीक है? वो यहाँ पे वुमेन जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी भागीदारी बढ़ाओ, ठीक है? अपनी जो हमारी इकोनॉमी है उसको हमें ओपन करने के साथ साथ लिबरल करने के साथ मतलब अच्छे से लिबरल करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे फोकस क्या किया? अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन अच्छी देनी पड़ेगी और पब्लिक हेल्थ अच्छे से देनी पड़ेगी, ठीक है? पब्लिक हेल्थ को डेवलप करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में आया? ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है? 1991 में इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या कहते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है? एलपीजी रिफॉर्म्स, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलेंगे हम 5 ईयर प्लान्स में, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, शायद वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। नाइन्थ 5 ईयर प्लान क्या था? इट्स ड्यूरेशन वाज 1977 टू 2002 अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट ने नाइन्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया। द मेन फोकस ऑफ द प्लान वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है? एग्जामिनर अगर आपको पूछेगा तो ये चीज़ पूछेगा, यहाँ पे आपको याद रखना, मैंने आपको बताया था ना, आपने वो कल के वीडियो लेक्चर में टेबल बनाया है,
पहले में हमने लिखना था कि कौन सा प्लान है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 9th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वलिटी। जस्टिस एंड इक्वलिटी मीन्स कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारी इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए विद सोशल जस्टिस। मीन्स कि ऐसा नहीं हो कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं या हमारी जो वेल्थ है उसकी कंसंट्रेशन फ्यू पीपल्स के हाथ में रहे, ठीक है। तो हमारे 9th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है ग्रोथ की जाए लेकिन सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है, जो हमारी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल की जाए। इट वाज लॉन्च्ड इन द 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जब हमने प्लान लॉन्च किया था तब हम अपने आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। दिस प्लान फेल्ड टू अचीव द ग्रोथ टारगेट ऑफ 6.5%। तो 9th 5 ईयर प्लान जो है वो फेल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 10th 5 ईयर प्लान हमारा आता है 2002 से 2007 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, ठीक है। 2002 में हमने देखा पहले तो इंट्रोड्यूस जब इसको किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट किसकी थी, बीजेपी की। लेकिन बाद में जब मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर आए तो सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये प्लान फंक्शन में रहा। दिस प्लान एम्ड टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था, इस प्लान का टारगेट था कि पर कैपिटा इनकम यानी अगले 10 सालों में हमने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ देखें, 1990 तक के जो प्लान्स थे, इससे पहले के प्लान थे, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि 90s में आके हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है 1991 के रिफॉर्म से। तो अब यहाँ पे देखो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, हमारे प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम को हमने क्या करना है, डबल करना है। कब, अगले 10 सालों तक। इट आल्सो एम्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी रेशो बाई 15%, ठीक है, कि हम 2012 तक जो हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी है उसको बाई 15% कम कर देंगे, ठीक है जी। इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 8% बट इट अचीव्ड ओनली 7.6%, ठीक है। ये भी हमारा समहाउ फेल हो गया। 11th 5 ईयर प्लान, इट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम 2007 टू 2012, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान का जो है पीरियड ये था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी वो 2 बार आई थी, ठीक है। तो ये जो 11th 5 ईयर प्लान था ये किसकी गवर्नमेंट के अंडर था, अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन ने इस प्लान को तैयार किया था। इट्स मेन थीम वाज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है। इट अचीव्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ 8% अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ 9%, ठीक है। तो हमने टारगेट क्या रखा था, 9%, लेकिन हमें मिला क्या, सिर्फ 8%। तो ये भी हमारा प्लान समहाउ फेल हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कि प्लान्स हमारे फेल हो रहे हैं। 12th 5 ईयर प्लान क्या है, ये और ये 12th 5 ईयर प्लान जो है ये लास्ट 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017 में, क्योंकि 2014 में हमारे मोदी जी आ गए थे और मोदी जी ने देखा कि ये 5 ईयर प्लान्स कौन सेट कर रहा था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जिसका गठन 1950 में हुआ था, मोदी जी आते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हमें प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग से, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया। तो जब नीति प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा तो जो 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि 14 में मोदी जी आते हैं, शायद ये अपना नीति आयोग 2015 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाता है। लेकिन ये जो 12th 5 ईयर प्लान था जिसकी जो 2012 में स्टार्ट हुआ था वो 2017 तक चलता है अंडर लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, ठीक है। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मनमोहन सिंह साहब ने। इट्स मेन थीम इज फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब यहाँ पे हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपने देखा ही होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको एफिशिएंटली इस प्रकार से यूज़ करना है कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उन जो रिसोर्सेज हैं वो उन तक भी पहुंच सकें, ठीक है। इट्स ग्रोथ रेट वाज, टारगेट कितना था, 8% था। तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है जी। 12th 5 ईयर प्लान जो है हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है। तो एनडीए गवर्नमेंट हैज़ डिसॉल्व्ड द प्लानिंग कमीशन विच वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, दस देयर वाज नो 13 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि 5 ईयर प्लान के ऊपर हमारे सारे के सारे प्लान्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ अच्छे से आ गया होगा।
कल हम इसके जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, सो दैट जो चीज़ें हमसे छूट गई हों, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं छूटा, लेकिन आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, तो वो हम कल के वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।